अमित, आज एक सवाल दर्शकों के साथ साथ मैं आपसे भी पूछती हूँ। जिंदगी में अच्छी सेहत और खुशियां पाने का फॉर्मूला क्या है? लेकिन शर्त यह है कि जवाब सिर्फ एक शब्द में देना होगा। मैं तो सिर्फ कह सकता हूं कि मीनाक्षी, फॉर्मूला तो बहुत है, लेकिन वन वर्ड में आंसर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ही बता दीजिए क्या है। जवाब आपने सोचा भी नहीं होगा। जवाब है नागोमी। अच्छा, ये नागोमी क्या है, अब ये भी समझाइए। नागोमी का मतलब है संतुलन, यानी जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव का सामना करने की शक्ति। बात चाहे खाने में खट्टा मीठा तीखा हर स्वाद शामिल करने की हो, या फिर सर्दी गर्मी पतझड़ बसंत हर मौसम गुजारने की हो, नागोमी सब कुछ सिखाती है, क्योंकि ये संतुलन से जिंदगी जीने की जापानी विचारधारा है। और ये बैलेंस जीवन के साथ साथ शरीर के अंदर मौजूद बायोलॉजिकल एनर्जी के बीच भी होना जरूरी है, क्योंकि इन एनर्जी का संतुलन बिगड़ जाए तो वात पित्त कफ में से कोई भी दोष बढ़ सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अमित। त्रिदोष इम्बैलेंस होने का सबसे पहला असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है। बीमारियों से लड़ने की शरीर की ताकत कम हो जाती है। आजकल तो वैसे ही सेहत पर डबल खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वायरल के लक्षणों में छिपकर कोरोना भी अपना हमला तेज कर रहा है। वैसे भी जो लोग नॉर्मल फीवर समझकर खुद ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं, उन्हें खास तौर पर अलर्ट रहना चाहिए। गौर से सुनिए जो बात अमित भी कह रहे हैं। ज्यादा दिन खांसी बुखार थकान कमजोरी गले में खराश हो सिर दर्द हो या फिर चेस्ट कंजेशन या पेट दर्द बना रहे तो जाकर प्रॉपर हेल्थ टेस्ट करवा लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि इन सिम्टम्स के पीछे की वजह कोरोना या फिर फ्लू दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो उन लोगों के लिए ज्यादा घातक है जो पहले से ही शुगर बीपी जैसे क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। लेकिन जैसा हमने कहा, अगर शरीर के अंदर वात पित्त कफ बैलेंस होंगे तो शरीर का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि फिर चाहे सीजनल वायरल हो या फिर कोरोना हो, कोई आसानी से हमला नहीं कर पाएगा। और त्रिदोष का संतुलन कैसे बनेगा, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हर रोज हमारे साथ जुड़ते ही हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुप्रभात, प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और देखो, मैं अकेला ही नहीं जुड़ा हूँ, मेरे साथ आज 10 चीज जुड़ी हैं। इधर तो आप जो है हुक्का पीने वाली बहन जी को देख रहे सोच रहे हो कि बाबा जी ये नया कार्यक्रम शुरू क्या कर दिया। ये इसमें मुलेठी है, गाय का घी है, इसके अंदर हल्दी है और इसके अंदर है अजवाइन, इसके अंदर है काकड़ा सींगी और जो है नाक से लेकर के मुंह से और मुंह से लेकर के नाक से ऐसे पूरी क्लीनिंग कर देते हैं अंदर से। ये जड़ी बूटियों की इसको कहते हैं धूम चिकित्सा। फिर उधर लगा रहे हैं हल्दी अदरक लहसुन प्याज और यूकेलिप्टस ऑयल, 5 चीज़ों को लगाते। दिव्य धारा थोड़ा डाल देते हैं, ये सब चीज़ें ना मिले, यूकेलिप्टस के पत्ते फ्रेश ना मिले तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, और इसमें लगा लो भाई, तुम्हारे सामने तो रखा है ऐसे। ये हल्दी अदरक लहसुन प्याज इसका लेप लगा देते हैं। हाँ, फिर इधर ये है, इसको कहते हैं स्टीम लेना। ये दिव्य धारा की स्टीम ले रहे हैं। ये यज्ञ चिकित्सा चल रही है और ज़बरदस्त तो इधर चल रहा है। देखो ये पोटली, ये पोटली बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये पोटली करने से, अब पोटली इधर चल रही है, कैमरामैन भी हमारे 1-1 मिनट देर में पहुंचते हैं। अब क्या करें, मुझे कैमरामैन भी देखना, थेरापी को भी देखना, योग भी कराना। भगवान करे सबका भला हो। स्वामी जी आप वन मैन आर्मी है, मुश्किल होता है और उसमें भी आपका संतुलन बना हुआ है। अब देखो ये पोटली मसाज, जो लंगड़े लूले टेढ़े मेढ़े जिसको एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस होते, वात का भयंकर प्रकोप हो, इसको कराते हैं। फिर कफ का प्रकोप हो तो नस्य करवाते हैं, अणु तेल से लेकर के ज्योतिष्मती से लेकर के बादाम रोगन तक ये नस्य करवाते हैं। फिर ये लीच थेरापी और श्रृंगी तो बहुत ही अद्भुत है, और जो हमने सबको सिखा दिया है ये लीच थेरापी श्रृंगी तो यहीं आकर के करानी पड़ेगी, घर में नहीं करना कि कहीं जंगल से लीच ले आए और पूरे शरीर में चिपटा ली, या कहीं से ऐसे ही टाच टूच मार करके छेद छात करके और कुछ निकालना शुरू कर दिया। ये जल नेति सूत्र नेति कुंजर दंड बस्ती वस्त्र बस्ती ये तो अप्रतिम है। ये शुद्धिकरण वात
के प्रशमन के लिए एक तरफ तो ये वात मोक्षण करवा रहे हैं, रक्त मोक्षण करवा रहे हैं बस, और उसके लिए बस्ती बड़ी जबरदस्त होती है। पित्त के प्रशमन के लिए कुंजर, कफ के प्रशमन के लिए जलनेति सूत्रनेति, और ये त्रिदोषों के प्रशमन के लिए पूरा पंचकर्मा षटकर्मा होता है। तो सुबह उठ करके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन सहजता से यात्रा शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाते हैं। तो ये लेप लपेट, पतंजलि बाम की लपेट, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज की लपेट, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम बताते हैं। अभी तो मड थेरेपी हम बहुत करवाते हैं। मड थेरेपी से पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है, संग प्रक्षालन से पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है, उपवास से पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से तो यात्रा शुरू होती है। और फिर रोज हम सूर्य नमस्कार भी कराते हैं, और रोज योगी जोगिंग दंड बैठक भी हमने पूरी ठंड में करवाई है। जो हमारे साथ सप्ताह में एक बार उपवास कर लेंगे, इंटरमिटेंट उपवास करना शुरू कर देंगे, शरीर में कमजोरी का तो प्रश्न ही नहीं। देखो, डी जनरेशन ही डिजीज, मैंने कई बार कहा, कमजोरी ही बीमारी है। अंदर थोड़ा थोड़ा डैमेज होता रहता है, डैमेज ही डिजीज है। अब उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हम रोज यहाँ उपाय बताते हैं कि भाई अंदर टूट फूट हो रही है, रोज योग कर लो, जो कर सके वो सूर्य नमस्कार कर लो, जो ये ना कर सके कोई बात नहीं, तो ये अभ्यास थोड़े थोड़े हौले हौले, एक ये और एक ये दो थोड़े थोड़े कर लो। और नहीं तो ये उल्टे लेट करके भुजंग आसन ही 10-20 बार से लेकर के 25-50-100 बार तक करा देते हैं। ऐसे धीरे धीरे करते रहोगे तो स्वामी जी, 75 साल के बाबा जी, क्या नाम है, शंकर लाल विश्वकर्मा जी, अभी इस 75 साल में शीर्षासन करते, करो आप भी करो। हाँ। क्या बात है स्वामी जी, ऐसा ही भारत हम देखना चाहते हैं जहाँ पर 75 साल का बुजुर्ग हो, या फिर 7 साल का कोई बच्चा हो, सब लोग शीर्षासन करें। स्वामी जी, एक जापानी शब्द है नागोमी, यानी कि संतुलन। स्वामी जी, संतुलन सेहत के लिहाज से कितना जरूरी है? योग के साथ साथ आज इस संतुलन का गूढ़ अर्थ भी समझाएं। संतुलन, संतुलन आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, संतुलन व्यायाम में, संतुलन खान पान में, संतुलन योग में भी। अब जैसे हमारे बाबा जी 75 साल के हो गए, अब ये संतुलन कर रहे हैं क्योंकि ये शुरू से कर रहे हैं। अब लोग तो 75 साल में बोले कि शीर्षासन करेंगे तो पूरा ही शीर्षासन हो जाएगा। तो अब इसके लिए धीरे धीरे संतुलन बढ़ाना पड़ेगा। मयूरासन भी करो, कुक्कुटासन भी करो बाबा जी। हाँ, तो देखो संतुलन मूलतः वात पित्त कफ दोष का संतुलन रहे, सत्व रजस तमस का संतुलन रहे, प्रकाश क्रिया स्थिति, प्रकाश क्रिया स्थित शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापर्गार्थम दृश्यम, संतुलन ही स्वास्थ्य, समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। संतुलन समत्वम योग उच्यते, जिसको आप बार बार कहते रहते हो, आपका प्रिय शब्द है, समत्व में रहना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में ऊंचे नीचे हो जाते हैं, तो वो ना हो। तो मैं भुजंगासन कह रहा था, यही 100 बार करते रहेंगे ना, 100 साल तक आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी रहेगा और मेंटल इमोशनल बैलेंस भी रहेगा। लो, इतना अच्छा है, क्योंकि इसके साथ प्राण भी जुड़ते हैं ना। ऊपर उठते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। जो इतनी तेजी से ना कर सके तो धीरे धीरे कर ले, इतना ना कर पाए तो इतना ही कर ले। अब ये हमारे बाबा जी 75 साल की, इसलिए मैंने इनको आज बुलाया। मैंने कहा भाई अब इनके पोते पड़ोते हो गए, वो भी सब आनंद में है। तो संतुलन, वात का गड़बड़ होगा, थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो गैस बनेगी, ऊपर से निकलेगी, नीचे से निकलेगी। और ज्यादा गड़बड़ होगी तो थोड़ा शरीर में दर्द होने लगेंगे, और गड़बड़ होगी तो कार्टिलेज, हड्डियां, सब बोन्स, फिर नर्वस सिस्टम, मसल्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। तो वात का संतुलन जैसे ही बिगड़ना शुरू हुआ वैसे ठीक कर लो, और ये सारी चीजें ठीक हो जाती है
नियमित दिनचर्या से, योगचर्या को अपना लेने से, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु मार्गम। खाली हम इंटरमिटेंट उपवास कर लें तो वात बढ़ेगा ही नहीं, कफ बढ़ेगा ही नहीं, पित्त बढ़ेगा ही नहीं। लो ये स्वामी जी आज साध इम्बैलेंस लिया, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जाए। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। जी मेरी बहन, स्वामी जी, लोग बीमार पड़ने पर ही अपना इलाज कराते हैं, लेकिन जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वो बीमार आखिर पड़ क्यों रहे हैं, समस्या क्या है उनके शरीर में जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं। जबकि आयुर्वेद के मुताबिक शरीर का आधार वात पित्त कफ की बायोलॉजिकल एनर्जी है। अगर इन त्रिदोषों के बारे में शुरुआत से पता ही नहीं होगा तो बीमार पड़ते ही रहेंगे। तो स्वामी जी, त्रिदोष बैलेंस है या इम्बैलेंस है, कैसे लक्षणों को पहचाने? तो देखो अब इसको बताता हूँ। बैठो बाबा जी, प्राणायाम करो भाई। शंकर लाल जी के लिए ताली बजा दो भाई। 75 साल की उम्र में मयूरासन, मयूरी आसन, सर्वांगासन, शीर्षासन, ये करने के लिए अब कपालभाति अनुलोम विलोम करो बाबा जी। हाँ, वो बैलेंस रखेगा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 3 प्राणायाम कर लो। शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी या सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि 3 प्राणायाम कर लो। पूरा संतुलन रहेगा वात, पित्त और कफ का। अब देखो, नाड़ी पर ऐसे हाथ रखे तो पहली जो नाड़ी है ना, इधर से अंगूठे की तरफ से, ये वात की, दूसरी पित्त की, तीसरी कफ की नाड़ी है। ऐसे ये तो नाड़ी देखने से पता लग जाता है। इसको कहते हैं नाड़ी चिकित्सा। हाँ, ये तो फिर से नाड़ी से समझाइए स्वामी डायग्नोज जी। करते थे पहले। पहली जनरल नाड़ी बता रहा हूँ। पहली नाड़ी किसकी? पहली अंगुली के, ये जब ऐसे 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 अंगुली रखते हैं ना, ये तरीका होता है। जी। जब किसी के भी नाड़ी पर हाथ रखते हैं ना ऐसे, है ना, तो इधर आओ बाबू। अब इसको तो एपिलेप्सी आती थी, अब इसकी एपिलेप्सी बंद हो गई, नहीं तो डॉक्टर ने बोल दिया था जिंदगी भर। अब वात बढ़ने से भी एपिलेप्सी पड़ती है। देखो ऐसे देखते हैं, अंगूठे की तरफ से यहाँ पर नाड़ी ये पर वाली। हाथ रखते हैं। जी। पहली वात की, दूसरी पित्त की और तीसरी कफ की नाड़ी होती है। ऐसे करीब 1 इंच जगह छोड़ करके ऐसे हाथ रखते, ऐसे ऐसे। अभी भी इसका थोड़ा वात, थोड़ा पित्त बढ़ा हुआ है, वात प्रबल है, लेकिन इसका एपिलेप्सी तो अच्छा हो गया है। अब ऐसे, एक तो ये वात बढ़ने का मतलब है उससे पूरी जीवनीय शक्ति, प्राण शक्ति गड़बड़ हो रही है। चलो मंडूकासन करो बाबू, ऐसे। अब देखो, ये तो मैंने नाड़ी से बताया, अब वैसे बताता हूं। जब जरा, अब जैसे आसमान में देखो बादल भी है और सूरज भी आ रहा है, बीच बीच में धूप आ रही है, सीधे सामने देखो बाबू, ऐसे। तो जब थोड़े बादल होने से शरीर अकड़ने लगे, जब विंड पेट में बनने लगे, बहुत अपान वायु निकले, गैस बनने लगे, तो समझो वात है। जब शरीर में और दर्द बढ़ने लगे, उसको ESR बोलो, यूरिक एसिड बोलो, RA, CRP, ANA, AVN, HLB 27, ये तो वैसे मार्कर हैं। शरीर में घुटनों में थोड़ा खटपट होने लगे, आवाज आने लगे, विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा ये कमी होना, तो ये तो बहुत स्थूल लक्षण है। अंदर से जैसे घुटनों में जरा सा भी दर्द हुआ तो समझ लो वात गड़बड़ है। कमर में दर्द हुआ, एड़ी में दर्द हुआ, सिर में दर्द से लेकर के और एपिलेप्सी तक, जैसे अब इसने तो ठीक कर लिया, अच्छा बच्चा है ना, ऐसे। अब पद्मासन में बैठो, तो वात बढ़ता है तो शरीर के अंदर दर्द और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। पित्त बढ़ने को सबसे आसानी से पहचाना जाता है, एसिडिटी बन लेती है, आंखें लाल होने लगती है। वात का स्थान पूरा शरीर है, पित्त का स्थान आंख है, पित्त का स्थान मूत्र है, मूत्र में जलन होने लगती है, आंखों में लालिमा आने लगती है, फिर एसिड रिफ्लेक्स होता है। ऐसे करो बेटा, ऐसे। अब वो ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन भी करेंगे तो मुंह से खट्टा पानी निकल आएगा। पित्त बढ़ने से फिर शरीर में खुजली होती है, पित्त बढ़ने से बीपी भी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से गुस्सा भी ज्यादा आता है, पित्त बढ़ने से शरीर जो है कमजोर पड़ जाता है। बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाए तो वेट भी घटने लगता है, और कफ बढ़ जाए तो वेट बढ़ने लगता है, कफ बढ़ जाए तो सांस फूलने लगते हैं, कफ बढ़ जाए तो वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, सांस फूलने लगेंगी,
कफ बढ़ जाए तो प्रमाद बढ़ेगा, और कफ बढ़ जाए तो पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठें होने लगती है। तो ये जो वात पित्त कफ है, कुछ लोग वात को खाली दर्द मान लेते हैं, पित्त को गर्मी मान लेते हैं, और कफ को बलगम मान लेते हैं। इतना ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा विस्तार से कहा। वात बढ़ने से, पित्त बढ़ने से, कफ बढ़ने से, त्रिदोष या घटने से, या इनका असंतुलन होने से, कई बार एक, कई बार दो, कई बार त्रिदोष, जी वात दोष, वात और पित्त दोष और वात और कफ दोष, कई बार एक, कई बार दो, कई बार त्रिदोष प्रकोपित हो जाते हैं। त्रिदोष प्रकोप का नाम नाम ही कैंसर एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज है जी और ये ना बढ़े इसके लिए हर दिन हम मंडूकासन, योग मुद्रासन। जी। अब चलो जाओ, वैसे अब स्वामी जी, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। वात का फिर पित्त की तो बात ये हो सब गई है आसन करवाते, मेरे भाई अमित जी कुछ कह रहे थे। जी, क्योंकि देखिए स्वामी जी, वात पित्त और कफ की तो हम बात कर ही रहे हैं, जिसके उपाय भी आप बता रहे हैं, लेकिन एक और खतरा मंडराने लगा है, जो है कोरोना का खतरा। स्वामी जी, एक बार फिर से जो कोरोना है सिर उठा रहा है, और इसके अलावा स्वाइन फ्लू के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और दिक्कत यह है कि इन दोनों बीमारियों में लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं, और इन दोनों बीमारियों में फर्क कैसे करें अब लोग? तो देखो, जब शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस असर करता है ना, सबसे पहले छाती पर असर करता है यहाँ। तो सबसे पहले अपने फेफड़े को अच्छा बनाने के लिए भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, गले का गंडूस करें। अब गंडूस जो है सबसे अच्छा होता है एलोवेरा का, एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्ते, इसका गरारा कर लें। ये स्टीम ले ले, जैसे बहन जी को हमने गर्म पानी में दिव्य धारा डाला, स्टीम दे रहे हैं, ये स्टीम ले लें। गिलोय घनवटी खा लें, गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, नीम घनवटी हमने खूब खिलाई थी, अश्वगंधा, अश्वशिला। इम्यूनिटी को बढ़ा के रखे। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सबसे पहले गले पर अटैक करता है, फिर छाती पर अटैक करता है, फिर पाचन तंत्र पर सबसे पहले, क्योंकि गले से उनका सामना होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का। नाक, कान, गला यह पकड़ता है, फिर गला पकड़ेगा, फिर छाती पकड़ेगी, और फिर पेट को गड़बड़ करता है। तो जो हमने पहले काढ़ा बताया था, गिलोय, तुलसी, हल्दी, नीम, लौंग, काली मिर्च थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से फिर एसिडिटी हो जाती है। अति सर्वत्र वर्जित, ये भी हमको ध्यान रखना है। रेडीमेड में तो हमने कोरोनिल पहले दी थी, स्वासारी ब्रोनकोम दिया था। जिनका भी फेफड़ा कमज़ोर है वो स्वासारी या ब्रोनकोम एक एक या दो दो, छोटे बच्चों को एक एक, बड़े दो दो ले लें। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है इम्यूनोग्रिट ले लें। जिनका पाचन कमज़ोर है लिवोग्रिट ले लें, लीवर एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। नहीं तो जिनको पहले से फैटी लीवर 25-30% को तो हो रखा है, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, कमज़ोर पाचन है तो सर्वकल्प ले ले। और फेफड़े कमज़ोर हैं तो स्वासारी क्वाथ या दिव्य पेय पिला दे। जो सामान्य चाय पीते हैं ना, उसकी बजाय या हर्बल टी पीनी चाहिए, तुलसी की चाय पीनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लिया करें। जिनका पहले से फेफड़ा बहुत खराब है तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और साथ में च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, या बच्चों के लिए बालप्राश, ये तो परम औषधि है। ये हमने यहाँ पर इसीलिए रखा हुआ है पूरा, हाँ? तो ये इसका सेवन कर लेंगे ना, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं उनके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो सर्दी जुकाम वाले, कोरोना वाले, अलग अलग तरह के बर्ड फ्लू और पता नहीं क्या क्या ये सब चलते हैं ना, ये सब हवा में तैरते रहते हैं। इनके सब बैक्टीरिया, वायरस अलग अलग प्रकार के, और वो हवा से अपने फेफड़ों में चले जाते हैं। और उसके लिए प्राणायाम करना तो बहुत जरूरी है। स्वामी जी, अब मैं एक ऐसा इसलिए मैंने शुरुआत ऐसी ताड़ासन, खबर तिर्यक बताने जा ताड़ासन रही सीखी, हूँ मकरासन, भुजंगासन सीखी, जो आपको भी बहुत विचलित करेगी, क्योंकि कल मैंने जब ये खबर देखी तब मैं भी बहुत परेशान हुई। उत्तर प्रदेश के एक जिले में सेकंड क्लास के बच्चे की उम्र मुश्किल से 7 साल होती है। अब सेकंड क्लास का बच्चा जो सिर्फ 8 साल का था, उस बच्चे को हार्ट अटैक आ गया स्वामी जी। वो खेलते वक्त स्कूल में ही गिर गया। उसके फ्रेंड्स ने उसे खूब उठाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं उठा। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्वामी जी, कक्षा 2 का छात्र, इतनी छोटी सी उम्र,
आखिर हार्ट अटैक की वजह क्या हो सकती है? ये हार्ट अटैक की वजह है लो इम्यूनिटी। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। तो मैं सब माता पिता से कहूँगा अपने घर में एक तो ये इम्यूनोग्रिड जरूर रखें। सब बच्चों, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड हार्ट ब्रेन पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे बच्चों को एक एक, हमारे एक भी बच्चे को सर्दी जुकाम भी नहीं होता। पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में हम साल में कम से कम 2 बार ये जरूर देते हैं। एक बार सर्दी शुरू होने पर और एक बार अभी वर्षा जब शुरू होगी। 2 बार सबसे ज़्यादा ये अलग अलग प्रकार के अटैक होते हैं। तो इम्यूनोग्रिड दे बच्चों को। और देखो इम्यूनिटी ये पूरे शरीर की भी होती है और हार्ट की भी होती है। अब जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, और आजकल तो क्या बच्चों को अलग अलग प्रकार की वैक्सीन लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया वायरस फंगस से बच्चों का सामना होता है और ये भी नए नए रूप धर के आते हैं। हाँ। तो बच्चों का हार्ट जिनका कमजोर है उनको अर्जुन अरिष्ट पिला दिया करे, बहुत इजी है। अब पता कैसे लगे बच्चे का हार्ट वीक है? तो टेस्टिंग करने के लिए क्या करना, दौड़ लगाना। चलो खड़े हो जाओ तीनों बच्चे, खड़े खड़े, और पूरा ग्राउंड का 2 राउंड लगा के आओ तेजी से। दौड़ो, इधर से दौड़ो, इधर से रुको, यहाँ से नीम के उधर आम के पीछे से, हाँ ऐसे दौड़ के आओ। ये देखो जिसको एपिलेप्सी थी वो सबसे ज्यादा तेज दौड़ रहा है, सबसे आगे है। ये बात, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई बच्चों। अब ये बच्चों के हार्ट की टेस्टिंग हो जाएगी। हाँ दौड़ो 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 दौड़ो। हाँ ये बिटिया सबसे पीछे रह गई, बेटा तुम भी दौड़ो, कोई बात नहीं, हाँ एक दिन पहुंच जाएगी। तो हाँ अब बच्चों के हार्ट की टेस्टिंग इससे हो जाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी सांस नहीं फूलना चाहिए। जो सबसे हाँ तेज दौड़ा था वो अब पहले आ गया इधर, वो दूसरे नंबर वाला फिर पहले नंबर पर आ गया था, बिटिया भी आगे पहुंच गई थी। तो दौड़ने से पता लग जाएगा हार्ट वीक है तो बच्चा हाँफने लगेगा। हार्ट अटैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से भी लोगों की मौत होती है। तो बच्चों को दौड़ा करके उनका टेस्ट कर लेना चाहिए। ये उनका इम्यूनिटी टेस्ट भी है, लंग हार्ट का टेस्ट भी है। अच्छा स्वामी जी, आधे घंटे अगर बच्चों को हर रोज साइकिलिंग की आदत डालें, क्या ये भी एक अच्छी हैबिट है? हाँ ये बहुत अच्छी आदत है। बच्चों को चाहे साइकिलिंग कराओ, चाहे दौड़ाओ, चाहे तैराओ। ऑस्ट्रेलिया में तो जन्म से बच्चे तैरना सीख जाते हैं। छोटे बच्चों को तालाब में डालते हैं, अपने आप तैरना सीख जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है, तैरना नहीं आएगा तो कभी भी जीवन को संकट हो सकता है। तो ये तैरना दौड़ना ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। तो बच्चों की टेस्टिंग कर लिया करें। आज से सब माता पिता के लिए मैं आह्वान करूंगा, जो दुर्घटना एक छोटे से बच्चे के साथ हुई वो किसी भी परिवार में ना हो। अपने बच्चों को दौड़ाइए और सांस फूलता है। और स्वामी जी कि इसका लंग यही वजह रही इसका कि हम जब बड़े हो रहे थे तो ब्रोनकोम और हार्ट वीक है तो हृदयामृत, कार्डियोग्रिड या अर्जुन अरिष्ट। जी मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे 1-2 साल की उम्र में सबसे पहले पानी में हमें ये तैरना ही सिखाया गया था। ये तैरना आपने जो कहा है ना कि पूरे फुल बॉडी के लिए इतना अच्छा होता है कि सभी को इसके लिए अपने बच्चों को ले जाना चाहिए। खैर तालाब तो आजकल होते नहीं है, स्विमिंग पूल में ही वो कर सकते हैं। वैसे स्वामी जी मौसम का जो मिजाज है वो भी बदल रहा है और दिन में गर्मी हो रही है और शाम आते आते काफ़ी ठंडा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहते हैं कि वात दोष बढ़ जाता है जब ठंडक होती है। तो इस मौसम में वात रोग को बैलेंस करने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, आप बताएं। वात का असर मेरुदंड पे आए तो मर्कटासन और भुजंगासन पहले कर ही चुका हूं मैं। अब वात बढ़ता है तो पेट पर असर आता है। मैंने कहा सबसे पहले गैस बनती है, तो इसके लिए तो पवन मुक्त आसन करें, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करें। वात के लिए हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खाएं। बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसी में मीठी सुरंजन अश्वगंधा और मिला लिया। रेडीमेड में वातारी चूर्ण हम देते हैं, उसको ले लें। वात बढ़ गया तो 5 चीजें हैं, उसमें से 1 2 जो 3 जो भी उपलब्ध हो जाए, एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, हारसिंगा जिसको बोलते हैं, और सहजरे। 5 चीजों में से जो भी उपलब्ध हो जाए उसका रस पी लें, वहाँ दोष ठीक हो जाएगा।
लहसुन, ये तो वात, कफ और पित्त दोष को दूर करने के लिए लहसुन को चीरा मार के रात को भिगो दे, उसका पूरा पित्त निकल जाएगा और गुण पूरे रहेंगे। चीरा मारा, बीच में पानी में थोड़ा भिगो दिया, सुबह उसको गाय के घी में फ्राई कर लें तो वात, पित्त और कफ त्रिदोष दूर हो जाएंगे। पित्त नहीं बढ़ेगा, कफ दूर हो जाएगा, वात पूरा निकल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा, हार्ट में कई ब्लॉकेज हैं, कहीं पर भी क्लोट्स हैं, कोई भी किसी भी प्रकार से खून गाढ़ा है, ब्लड थिनर्स खा खा करके अपने शरीर को एक तरह से तबाह कर लेते लोग। तो ये लहसुन कल्प करें और गेहूं चावल बंद करके रागी बाजरा जवार खाएं। ये बच्चे तो उत्तान पादासन करो बेटा, अनोखासन करो, क्या बात है भाई, बच्चे बड़े बलवान हैं। बड़े वालों को इसलिए नहीं कह रहा, वो तो उनके तो वैसे ही टांग ऊपर हो रखी है। बाबा जी भी कर रहे हैं हमारे 75 साल वाले, करो बच्चों। हाँ, गोविंद जी तो बड़े मजबूत है 75 साल में भी। ऐसे वात दोष ज्यादा बढ़ जाए तो और क्या करें, पीडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रेट खाने के बाद, या ट्रेडिशनल में योगराज महायोगराज गुग्गुल। जोड़ों में दर्द हो गया वात बढ़ने से तो और तो उसमें देते हैं हम सिंहनाद गुग्गल। हड्डी अंदर से कमजोर हो गई तो दूध में हल्दी शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल दे देते हैं। साहब कितनी हड्डियां कमजोर हो, वात दोष बढ़ने से हड्डियां कमजोर हो जाती। यूरिक एसिड बढ़ जाए तो गोखरू का पानी, ESR, यूरिक एसिड, सब चीजों को गोधन, अर्क और गोखरू का पानी इसके लिए बड़ा जबरदस्त है। और प्राणायाम तो ज्यादा करना ही सो करना है। तो देखो ये वात दोष के लिए दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें बंद कर दे। थोड़ी देर गेहूं चावल भी मैंने बंद कराए। ये पवन मुक्तासन लेट करके और बैठ करके मंडूकासन, ये वात दोष को भी दूर करता है। लो, धूप में बैठा करें, धूप, अब देखो धूप पूरी आ गई, आंख मिचोली का खेल हो रहा है, थोड़ा सा बादल आदि है लेकिन मौसम बड़ा अच्छा है। वात दोष ना बढ़े इसके लिए सप्ताह में एक बार एनिमा ले ले। हम पीड़न तक क्वाथ, दशमूल क्वाथ, निर्गुंडी पारिजात क्वाथ उपलब्ध कराते हैं, इसका एनिमा ले ले एक बार। वात दोष के प्रशमन के लिए एनिमा, पित्त दोष के प्रशमन के लिए शुरू में हम बता चुके हैं कुंजर, और कफ दोष के प्रशमन के लिए नस्य, अणु तेल का, ज्यादा ही कफ बढ़ा हुआ है तो ज्योतिषमती का, और बहुत नाजुक प्रकृति है तो बादाम रोगन का नस्य। त्रिदोष बढ़ेगा ही नहीं, तो वात दोष के लिए बता दिया। स्वामी जी, अब कफ दोष की भी बात कर लेते गड़बड़ी हैं। होती है पेट से, पेट ठीक रहे सप्ताह में एक बार त्रिफला या जी, ये शुद्धि चूर्ण एक बार ले लो तो ये वात बढ़ेगा ही नहीं। शुद्धि चूर्ण बढ़ने से पहले ही खत्म कर दो। देखो एक थोड़ा बहुत खतरनाक बात बताना चाहता हूँ। ठीक है। जब बाबर आया था और उसका हुमायूं, अकबर ये सब पैदा हुए, उसी समय मुगलों को रोक लेते तो आज अपने 20 करोड़ भाई मुसलमान ना बनते और देश में आपस में मजहब के नाम पर ये नफरत की फितरत नहीं होती। जब शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी समय कंट्रोल कर लेते तो देश राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं होता और देश के अंदर करीब 5 करोड़ अपने भाई ईसाई न बनते। तो ये शुरू में डैमेज कंट्रोल कर ले। जैसे ही ये मैंने थोड़ा मुगलों और अंग्रेजों ने जो देश में तबाही मचाई, देश को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया, सांस्कृतिक और आर्थिक वैचारिक गुलामी में धकेल दिया। जैसे ही शुरू में चीज बढ़े, वात बढ़े, पित्त बढ़े, कब बढ़े, वही उसको बोले भाई रुक जा, मुझे, मैं इंडिया टीवी देखता हूँ, मैं योग करता हूँ, मैं तुझे बढ़ने नहीं दूंगा, अभी थामता हूँ तुझे, अभी तेरे को सबक सिखाता हूँ। जी स्वामी जी। और स्वामी जी अभी मीनाक्षी बात ही कर रही थी कफ दोष का, क्योंकि कफ दोष ना बिगड़े उसके लिए क्या उपाय हमें करने चाहिए, अगर बिगड़ जाए तो ऐसे में उसको शांत कैसे करें, उसके भी वो उपाय बताएं। एक तो पहले आए नहीं और आ जाए तो फिर कैसे उसको दूर किया जाए। हाँ, दो, प्रिवेंशन भी, कंट्रोल भी, क्योर भी, उसको जड़ से खत्म करना है। अब जड़ से कैसे खत्म करना है, तो जड़ से खत्म करने के लिए कफ दोष के लिए एक तो देखो वात बढ़ता है नाभि के नीचे वाले स्थान से, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र के गड़बड़ में से। पित्त बढ़ता है यहाँ से, कफ बढ़ता है यहाँ से। तो कफ ना बढ़े इसके लिए एक तो भस्त्रिका करें। इसके लिए हमारी बहन जो है शुरू से ही नस्य कर रही है, धूम नस्य। करो करो करो, होले होले करो, होले 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 होले। तो देखो ये नस्य हो रहा है, मुलेठी गाय का घी,
और ये धूम्रस्य है। फिर ये हम ये दे रहे थे, इसको कहते हैं स्टीम लेना। हाँ। फिर वो जो अणु तेल नाक में डालते ज्योतिषमती, ये भी कफ को दूर करता है। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कफ को बढ़ाते हैं। जो बार बार ठंडा गरम खाते हैं और बार बार खाते, इससे भी कफ बढ़ता है। बार बार खाने से कफ बढ़ता है। हम केवल अनार, पपीता, गुड़, थोड़ा सा गुड़, एक छोटा सा 10-20 ग्राम, और चना, बस इतना ही खिलाते हैं। खजूर, शुगर हो तो 1-2, शुगर ना हो तो 5-10 तक भी खा ले, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पपीता, अमरूद उबाल करके, ये चना, थोड़ा खजूर, थोड़ा सा गुड़, बस दूध में हल्दी, इलायची, च्यवनप्राश, खाली पेट स्वासारी गोल्ड और ब्रोन को खाने के बाद 2-2 गोली, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो 4-4 गोली देते हैं। कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस, जिनके फेफड़े एकदम लोथड़े से हो जाते हैं, माने 80-90% तक फेफड़े जिनके खराब हो गए थे किसी भी बीमारी के कारण से, कोरोना से, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से, उसको ठीक है। इसमें भस्त्रिका बड़ी भूमिका निभाता है। प्राणायाम का सीधा असर फेफड़े पर होता है। तो भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम ज़्यादा करना चाहिए। गले पर ज़्यादा ही बुरा असर आ जाता है। स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, गला पूरा बैठ जाता है। फिर थायराइड की भी बीमारी हो जाती है। साथ ही सोते सोते श्वास रुक जाता है और मशीन लगा के सोना पड़ता है। उनको उज्जाई भी करना चाहिए। फिर गले को टाइट करके श्वास अंदर लेना, होल्ड करके रखना और दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ना। घी नहीं खाना, चिकनाई नहीं खाना। वात रोगों में खटाई, कफ रोगों में चिकनाई और पित्त रोगों में ये जितने भी मिर्ची, मसाले, गर्म चीजें, उनको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, जिस चीज से रोग बढ़ता है, अब बीपी है तो नमक कम करना पड़ेगा ना, शुगर है तो चीनी बंद करनी पड़ेगी ना, मोटापा है तो कोलेस्ट्रॉल बहुत भयंकर बढ़ा हुआ है तो घी और चिकनाई बंद करनी पड़ेगी। ऐसे ये परहेज पथ्य जो है, कौन सी चीज से क्या चीज बढ़ती है उसको हमें देखना पड़ेगा जी। ये दरअसल इंडिकेटर्स है, जिसको हम डिजीज कहते हैं ना, ये इंडिकेटर्स हैं, ये इन्फॉर्मर्स हैं, सूचनाएं देते हैं। अंदर से पता लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसी समय जैसे ही पता लगे वही उसको खदेड़ डालो। तो हमारे रडार्स है स्वामी जी। हाँ, रडार्स पकड़ लेते हैं दुश्मन कहाँ से हमला करने जा रहा है। एक और दुश्मन है स्वामी जी, उस वह है पित्त। पित्त बढ़ जाए तो सीने में जलन, एसिडिटी, अल्सर, चक्कर जैसे जो परेशानी आती है वो होने लगती है। तो ऐसे में पित्त दोष कैसे शांत किया जा सके और ये परेशानी कैसे दूर हो, उसके उपाय 5 बड़े उपाय बताता हूँ जी। सबसे अच्छा है लौकी का जूस, दूसरा एलोवेरा का जूस, सबको उपलब्ध है और सर्दियों में तो अच्छे से हो ही जाता था। व्हीट ग्रास गर्मियों में थोड़ा दिक्कत होती है, व्हीट ग्रास का पाउडर हम दे देते हैं। तो व्हीट ग्रास, लौकी और एलोवेरा ये तो सबको ही उपलब्ध हो गया है, सबको हमने उपलब्ध करा भी दिया है। पित्त बढ़ जाए तो एलोवेरा, और ज़्यादातर लोगों को ये नारियल पानी पीने से भी पित्त का प्रशमन हो जाता है, लेकिन खारा होता है कई बार बहुत, उससे एसिडिटी बढ़ जाती है, इसका ध्यान रखें। खाली पेट थोड़ा सा अनार खाना शुरू करें, 2-3 चम्मच से, पूरी कटोरी भर के नहीं, और थोड़ा सा थोड़ा सा सेव खाएं, इससे भी पित्त का प्रशमन हो जाता है। थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर भिगो करके खाएं, भिगो करके खाने से पित्त का प्रशमन होता है। हाँ, सलाद ये भी पित्त का प्रशमन करती है, अंकुरित पित्त का प्रशमन करते हैं। अवी पत्ती कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, पित्त का प्रशमन मिला करके 1-1 चम्मच खा लें। मुक्ता शुक्ति, कामदुधा, मोती पिष्टी, तीनों अकेले भी और तीनों साथ में मिला दो। किसी को बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ, अति पित्त है एकदम एक्सट्रीम लेवल का, तो केवल मुक्ता पिष्टी ऐसे 1 चुटकी भर शहद में, मलाई में या पानी में घोल के पी लो, पित्त का प्रशमन हो जाता है। शीशम, बेल, पीपल के पत्ते पी लो, एकदम पित्त का प्रशमन हो जाता है। नीम खाने से, अब नीम अकेला खाओ तो किसी किसी को उल्टी जैसी हो जाती है, तो नीम की गोली खा लो। नीम के पत्ते का भी ऐसी गोली सी बना के थोड़े से गुड़ में या मुनक्का, खजूर, अंजीर थोड़ा उसमें डाल दो, उसकी गोली खा लो। कटु रस पित्त का प्रशमन करता है। स्वामी जो ये ऋतु परिवर्तन रहेगा होता ही है नहीं, ना, ये पिंडली दबा लो और नई कोपले आती है, हो जाते हैं। वो नई कोपलों को ऐसे ही तोड़ के हाँ, पहले खिलाते थे। जी जी, ये इसी के लिए खिलाते थे। और तब मैं ये सोचती थी कि हमसे न जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली जा रही है। लेकिन जो नई कोपले हैं वो बहुत अच्छी होती है, मतलब खाया जाता है, लेकिन जो पुराने पत्ते वो तो बहुत
कड़वा होता है। स्वामी जी एक और विषय, कफ दोष बिगड़ने जो से मीनाक्षी जी की तरह खिलखिला के हंसते हैं ना, उससे भी पित्त का प्रशमन हो जाता है। खुश रहो। जो गुस्सा करते हैं ना, नाराज होते हैं, हमेशा ऐसे मुंह बनाए रहते हैं, खुश रहने से पित्त का प्रशमन होता है, वात का प्रशमन होता है, कफ का प्रशमन होता है, बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स हैप्पी रहते हैं। जी कुछ कह रही थी मीनाक्षी बहन, ये हैप्पीनेस बहुत बड़ा उपाय है त्रिदोष के प्रशमन के लिए। स्वामी जी एक और विषय, कफ दोष बिगड़ने से मोतियाबिंद का भी खतरा बन जाता है, और अगर मोतियाबिंद हो जाए, नफर कमजोर हो जाए तो फिर तो ऑपरेशन तक की भी नौबत आती है। तो स्वामी जी आंखें हेल्दी रहे। कफ दोष बिगड़ने से आंखों की रोशनी कमजोर होती है, चश्मा चढ़ता है। हाँ। चलो बेटा अनुलोम विलोम करो, तुमको चश्मा आ रहा है ना, निकल जाएगा। ये कफ दोष बिगड़ने से बच्चों को आंखों पर चश्मा आता है, मायोपिया कहते हैं। कफ दोष बिगड़ने से बुढ़ापे में कैटरेक या ग्लूकोमा आता है। कफ और वात फिर साथ साथ में बिगड़ने लगता है। आप भी करो बाबू। और बालों पर आता है तो बाल सफेद हो जाते हैं, इसके लिए केश कांति तेल लगाना, केश कांति शैम्पू करना, आंवला एलोवेरा सुबह सुबह पी लेना, बस। बचपन में बहुतों के बाल सफेद हो जाते हैं, बच्चों के 25 साल की उम्र में 50% तक बाल सफेद हो जाते हैं। तो आई ग्रिट बहुत ज़बरदस्त है जिनको, और इसके लिए जन्नती बहुत अच्छी होती है, आई ग्रिड देते हैं। आमर के रसायन 100 ग्राम, मुक्ता आमर के रसायन 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, सप्तामृत 20 ग्राम, 2-3 ग्राम सुबह शाम खिला देते हैं। आँख एकदम फर्स्ट क्लास। नंगे पैर घास पर चलना, जैसे बच्चे दौड़ रहे थे ना, नंगे पैर घास पर चलो, त्राटक करो, उससे हरियाली के बीच में रहो। अपने घरों में गमले में ऐसे हरियाली लगा के रखो ना, ऐसे हरी चीज़ें ज़्यादा खाओ। और हाँ, गाजर और हमने बताया था उसमें आंवला, गाजर आंवला, बाकी सीजन में थोड़ा सा ये नींबू, नहीं तो सबसे अच्छा है गाजर, हर सीजन में मिलने लगे। और नारंगी, संतरा, गाजर संतरा का जूस टेस्टी भी खूब। गाजर संतरा का जूस पी लो, 100 साल तक आंखें टनाटन रहेंगे, एकदम टकाटक रहेंगी। लो, नहीं तो थोड़े दिनों में आदमी चश्मुद्दीन हो जाता है, मूलिया सा खराब हो जाता है। बच्चों गाजर का जूस पीना, ठीक है। अनुलोम विलोम करना, शीर्षासन करना। हाँ, ये बड़ा अच्छा होता है शीर्षासन, सर्वांगासन, जो शंकर लाल जी कर रहे थे 75 साल की उम्र में। अब स्वामी जी, शीर्षासन का मतलब होता है कि शरीर का प्रॉपर बैलेंस और सही संतुलन, और मुझे लगता है कि शायद वो भी एक बहुत जरूरी। आज हमने किया ना नागोमी का मतलब हमने दर्शकों को समझाया है कि संतुलन कैसे बने। स्वामी जी आप शीर्षासन तो कर ही रहे हैं, आज पाक शास्त्र में क्या है खास वो भी हम आपसे जानना चाहते हैं। आप इसकी तैयारी करें, तब तक अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल के शो में क्या खास होने वाला है। सुंदरता पर अमेरिकी स्टडी, ठीक करें थायराइड जल्दी। जानिए हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे बिगाड़ रहा है परफॉर्मेंस। मोटापा, मसल पेन, घबराहट क्यों खतरे में आए किडनी और हार्ट। तो कल जरूर आपको बताएंगे। सुबह 7:56 पर हमारे साथ जुड़िएगा, बल्कि उससे पहले ही इंडिया टीवी आप लगा लीजिएगा। तो मोटापा, मसल पेन और घबराहट क्या खतरे में आपके हार्ट और किडनी आ गए हैं, इसका पूरा सोल्यूशन आप कल जरूर सीखिए योग गुरु स्वामी रामदेव से। स्वामी जी तो देखो, हम एक तरफ तो ये हल्दी वाला दूध इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट है ये। तो हल्दी वाला दूध, क्योंकि केसर सबको उपलब्ध नहीं होती है, तो हल्दी वाला दूध, और इसमें शिलाजीत ड्रॉप हमने देश को उपलब्ध करा दिया, शिलाजीत ड्रॉप, और इसका स्वाद ऐसा हो जाता है कॉफ़ी जैसा फिर। और इसमें ऊपर से हनी मिला करके या गुड़ शक्कर मिला करके पी लेते हैं, नहीं तो च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, बालप्राश हमने बताया ही था, उसका सेवन करें। ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और आपको त्रिदोष से भी बचाएगा। इसमें दूध में सौंफ उबाल के पीते तो पित्त दोष का, और इसमें दूध में हल्दी शिलाजीत और ये केसर डाल देते हैं ना, पतंजलि का हमने केसर भी सबको उपलब्ध करा दिया। अगर हल्दी ना हो तो केसर डाल सकते हैं? हाँ, केसर डाल ना बेटा, केसर। अब तेरे घर में पैसा है ना, इसलिए बेटा तेरे को केसर सोच रही है, गरीब को तो हल्दी मिलेगी। ये क्या बोल रहा है, क्या दूध हल्दी ना हो तो केसर डाल सकते, इसको केसर पीनी है, ठीक है। तेरे को केसर ही पिलाते बेटा, तो अमीर घर का बच्चा है ना, तो तेरे को केसर मिलेगी, ठीक है। और जो है इसको पियो तुम, है ना, धीरे धीरे पीना। और तुम नारियल पियो, नारियल से भी इम्यूनिटी अच्छी होती है ना।
और तुमको सलाद खिलाते हैं। ठीक है। हाँ ये ठीक है ना, इससे आंखें अच्छी हो जाएंगी आपकी। इसमें देखो मूली भी है, गाजर भी है, अनार भी है, और इसको सजा रखा है। धनिया के पत्ते, तुलसी के पत्ते खाओ। आप तो ऐसे लेकर के बैठ गई कि जो है जैसे इसकी पूजा करने वाली हो। एलोवेरा का जूस भी पियो, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है एलोवेरा का जूस। हाँ, और जो है फिर ये बालप्रास, ये बालप्रास तो बहुत ही जबरदस्त होता है। इसको कोई खा लेगा ना, उसकी तो इम्यूनिटी फिर सुपर इम्यूनिटी हो जाती है। हाँ ये सोच रही है मेरे को सब जी ने घास फूस खिला दिया, लो खा जा। ठीक है। पकड़ो पकड़ो इसको। और जिनको वहां तो दोष पड़ा हुआ है लहसुन, इसको चीरा मार के गाय के घी में भुना हुआ है, ये तुम खा लो। सबका बात रोग पड़ा हुआ है ना, 3-3 5-5 कली से शुरू करो खाना। हाँ खाओ ये और इतना टेस्टी लगता है। ये कितना इसको ग्राम है? जापान में और चाइना में बहुत खाते फ्राई करके, लेकिन हमने फ्राई नहीं किया, थोड़ा सा सेका गाय के घी में। तो आज जो उपाय बता दिए हैं, अब आज के बाद कोई बीमार नहीं रहेगा, सबके वात पित्त कफ त्रिदोष त्रिदोष जन्य सब रोग मिट जाएंगे। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर थोड़ी स्पाइसी है। स्पाइसी है ना।